हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसके डिफरेंट मेथड्स की कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्मॉल आर की वैल्यू जो हम यूज करते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए। लेकिन उसमें हमने जितने भी मेथड्स पढ़े वो किसके लिए थे? अनग्रुप्ड डेटा के लिए। मतलब हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन नहीं होती थी, सिर्फ हमें वेरिएबल्स की डायरेक्ट वैल्यूज x और y गिवन होती थी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम r की वैल्यू या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इन केस ऑफ ग्रुप्ड डेटा। तो जब हम बात करते हैं ग्रुप्ड डेटा की तो हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। मतलब हमें डेटा गिवन होता है और साथ में उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं। और यूजुअली ये कब यूज किया जाता है? जब हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा होता है, व्हेन वी हैव लार्ज डेटा, तो हम क्या करते हैं, हम जो हमारा वेरिएबल होता है उसको एक्सप्रेस करते हैं क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में और साथ में लिखते हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। तो यूजुअली ये वाला जो मेथड आज हम पढ़ेंगे, ये क्लास इंटरवल्स और साथ में उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज जब गिवन होंगी तो उस केस में हम ये यूज करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे x एंड y। तो हमें दोनों की ही क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे, जैसे 10 to 20, 20 to 30। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास कुछ इंटरवल्स होंगे, से 20 to 30, 30 to 40, कुछ भी क्लास इंटरवल्स गिवन हो सकते हैं। ठीक है, और हम हमेशा कहते हैं कि जब भी क्लास इंटरवल्स या कॉन्टिन्यूस सीरीज वाला केस होता है तो हमारा जो प्रेफर्ड मेथड होता है दैट इज स्टेप डिविएशन मेथड, क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशंस काफी सिंप्लीफाई हो जाती हैं। ठीक है, तो हम आज भी जो मेथड लगाएंगे उसमें हम स्टेप डिविएशन वाला मेथड ही यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला तो है, उसके साथ साथ जो टेबल बनना है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली आप कोई भी टेबल देखोगे तो आपको कॉम्प्लिकेटेड ही लगेगा, लेकिन जब आप एक दो बार प्रैक्टिस करते हो तो वो बहुत इजी लगता है। ठीक है, तो इसीलिए टेबल देख के घबराना नहीं है। तो टेबल से पहले हम देखते हैं कि हम यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर भी हमने लिखना तो r के साथ ही है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है तो हम r से ही डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा ये सिमिलर फॉर्मूला होगा जो हम पहले भी यूज कर चुके हैं। कौन सा फॉर्मूला? जो हमने यूज किया था एज्यूम्ड मीन वाले केस में। ठीक है, जो फॉर्मूला हमने यूज किया था एज्यूम्ड मीन, जहां पर हमने डिविएशंस ली थी फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, वहां जो फॉर्मूला यूज किया था सिमिलर फॉर्मूला यहाँ यूज होना है। ठीक है, तो पहले हम उसी का फॉर्मूला लिखते हैं और फिर देखेंगे कि उसको हम कैसे मॉडिफाई करेंगे। राइट, तो देखिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वी हैड n। आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, n इंटू समेशन ऑफ, हमने लिखा था dx इंटू dy। राइट, यही लिखा था। चलिए थोड़ा हम पास लिखते हैं ताकि स्पेस हमारी बच जाए। हमने लिखा था x को लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में, dx इंटू dy, यही लिखा था। दूसरी टर्म थी इसमें समेशन ऑफ dx इंटू समेशन ऑफ dy। राइट, होल डिवाइडेड बाय दो टर्म्स थी स्क्वायर रूट वाली, एक स्क्वायर रूट वाली टर्म, दूसरी स्क्वायर रूट वाली टर्म। एक थी x वाली, एक थी y वाली। ठीक है, और वो टर्म्स क्या थी? n इंटू समेशन ऑफ dx स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dx होल स्क्वायर, यही टर्म थी। और सिमिलर टर्म थी y के लिए, n इंटू समेशन ऑफ dy स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dy, थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं, समेशन ऑफ dy होल स्क्वायर। ठीक है, ये था फॉर्मूला हमारा जब हम डिविएशंस लेते हैं फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। राइट, अब इसी में क्या चेंज करना है हमें? अब फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी ना, तो हमने जहां जहां dx dy है हमने हर एक टर्म को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जितनी भी टर्म्स हैं, जैसे कि पहली टर्म देखो, अब यहाँ देखिए समेशन ऑफ dx इंटू dy है ना, तो हमने दोनों को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक ही बार फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी टर्म है, अब इसमें इंडिविजुअल टर्म्स हैं, समेशन ऑफ dx समेशन ऑफ dy। तो हमने dx को भी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, dy को भी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद सम लेना है। सेम डिनोमिनेटर में हम करेंगे, dx स्क्वायर वाली टर्म है पहली, तो हम इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी टर्म है समेशन dx होल स्क्वायर, तो हमने dx को पहले फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। सेम चीज हम दूसरे में भी करेंगे। ठीक है,
तो जहां जहां इंडिविजुअली dx dy हैं उनको हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, और जहां पर ये dx इंटू dy था वहां हमने एक ही बार फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो बस बन गया हमारा फॉर्मूला कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन केस ऑफ ग्रुप्ड डेटा। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमें टेबल कैसे बनाना है। ठीक है, तो टेबल देख के घबराना नहीं है। देखिए इसमें टेबल किस तरह का बनता है। अभी हमने यहाँ कोई भी कॉलम या रो की जो भी नोटेशंस होती हैं, हमने ऊपर कोई टाइटल नहीं लिखा है, सिर्फ हमने एक टेबल आपको शो किया है कि किस टाइप का टेबल बनता है। ठीक है, तो देखिए इसमें रोज कॉलम्स देख के घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से ये टेबल बन जाता है। आइए हम आपको बना के दिखाते हैं और आप साथ साथ नोट कीजिए कि हम ये चीज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या करना है। सबसे पहले जीरो काटा तो सब खेलते होंगे, तो उसमें हम क्या करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। जीरो काटा खेलना हो तो इस तरीके से हम बना लेते हैं। ठीक है, आपने पेन पेंसिल लेकर स्केल लेकर ये ड्रॉ करना है। हम अभी बिना स्केल के बना रहे हैं तो थोड़ी सी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। आप साथ साथ नोट करते जाइए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये जो बीच वाला है ना स्क्वायर, इसको आपने थोड़ा सा बड़ा रखना है एज कंपेयर टू बाकी के। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब हमने जब एक बार ये जीरो काटा बना लिया, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है। देखिए आपको क्वेश्चन में जितने क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे, हमने यहाँ पर लिखना है x वेरिएबल, यहाँ पे लिखना है y वेरिएबल वाली इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए सपोज आपको x वेरिएबल के 4 क्लास इंटरवल्स गिवन है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 4 लाइंस ड्रॉ कर दे, 4 लाइंस नहीं 4 रोज बनानी है। तो उसके लिए 3 लाइन से काम बन जाएगा। हमने ये लाइंस ड्रॉ की, तो कितने, 1 2 3 4, 4 क्लास इंटरवल्स यहाँ आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको y वेरिएबल की भी 4 क्लास इंटरवल्स गिवन है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर y के लिए कॉलम्स बनाने हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, क्योंकि आपने क्या करना है, इस तरीके से क्लास इंटरवल्स लिखने हैं, तो एक क्लास इंटरवल, दूसरा, तीसरा और फोर्थ वाला। ठीक है, तो ये 4 क्लास इंटरवल्स के लिए आपने ये 4 कॉलम्स बना लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या रह जाता है, हम क्या करेंगे, यहां पर भी ये जो पहला x जहां हमने लिखा हुआ है ना, यहां पर भी आपने 4 लाइंस ड्रॉ, मतलब 4 कॉलम्स बनाने हैं। तो ये बन गए हमारे 4 कॉलम, 1 2 3 4। ये 4 हमने क्यों बनाए हैं, इसके क्या टाइटल्स हमने लिखने हैं, ये हम बाद में आपको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल आप देखिए कि आपको कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है। इसी तरीके से ये सामने वाले में भी आपने क्या करना है, 4 कॉलम्स बना लेने हैं। ठीक है, उसके बाद ऊपर भी ये 4, 1 2 3 4 बन गए, और सबसे नीचे बॉटम में भी आपको 4 कॉलम्स चाहिए। ठीक है, ये 4 4 तो फिक्स्ड है कि क्लास इंटरवल्स गिवन है, तो ये 4 4 आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सिर्फ जो हमने पहले, सबसे पहले हमने x और y के लिए लाइंस ड्रॉ की ना, रोज और कॉलम्स बनाए, वो डिपेंड करते हैं कि आपके कितने क्लास इंटरवल्स हैं। ठीक है, तो कितने क्लास इंटरवल्स हैं, यहाँ 4 4 हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर ये 1 2 3 मतलब 4 कॉलम्स बनाए, और y के लिए भी हमने ये 3 लाइंस डाली और 4 कॉलम्स बनाए। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पर भी 4 चाहिए, यहाँ पर ये 4 चाहिए, यहाँ पर ये 4 चाहिए, यहाँ पर ये 4 चाहिए। ठीक है, और बीच में ऑब्वियसली 1 2 3 4। तो इस तरीके से आपका टेबल बनेगा, जो हमने आपको एक प्रॉपर तरीके से बना के पहले दिखाया। ठीक है, तो आपने फटाफट से स्केल की हेल्प से ये ड्रॉ कर लेना है, और फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपने साथ साथ में लिखते जाना है कि कहाँ पर हमें क्या चीज इनपुट करनी है। ठीक है, तो टेबल एक बार बन जाए, अब हम करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन के साथ ही हम सारे स्टेप्स भी स्टडी करेंगे कि टेबल में हमने कहाँ चीज क्या मेंशन करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। Okay, so the question is, the following table gives the ages of husbands and wives at the time of their marriage. Calculate the correlation coefficient between the ages of husbands and wives. ठीक है, तो हमारे पास अब दो वेरिएबल्स क्या है, एज ऑफ हस्बैंड्स एंड एज ऑफ वाइव्स। राइट, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ टेबल जो बना हुआ है ना, यहाँ पर एज ऑफ हस्बैंड्स को सपोज हम ले लेते हैं वेरिएबल x, और एज ऑफ वाइफ्स को हम ले लेते हैं वेरिएबल y। ठीक है,
तो हमें यहाँ एजेस जो है वो कैसे गिवन है, क्लास इंटरवल्स में 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, और एज ऑफ वाइफ्स भी गिवन है 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। अब ये जो टेबल के मैट्रिक्स के बीच की वैल्यूज हैं ये हमें देती हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 30 to 40 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20। देन 30 to 40 और 40 to 50 के कॉरेस्पॉन्डिंग 26, फिर उसके आगे कुछ नहीं है। मतलब इस एज ग्रुप में आपस में मतलब ऐसा कोई नंबर हमारे पास नहीं है कि जहां पर एज ऑफ हस्बैंड 30 to 40 में फॉल करती है और एज ऑफ वाइफ 50 to 60 में फॉल करती है, ठीक है। सिमिलरली 30 to 40 और 60 to 70 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी हमारे पास कोई डेटा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जहां गिवन नहीं है वो 0 है, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से हमें बाकी की वैल्यूज भी गिवन है। तो इसका मतलब ये जो टेबल के बीच वाली वैल्यूज हैं ये सब फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज हैं, राइट। तो देखिए अगर हम 30 to 40 एज ग्रुप देखें, यहाँ से अगर पहली रो देखें तो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 प्लस 26, आगे तो 0 0 है, ठीक है। फिर उसी तरीके से 40 to 50 में अगर हम देखें तो 8 प्लस 14 प्लस 37 टोटल फ्रीक्वेंसी है। इसी तरीके से 50 to 60 और 60 to 70 के लिए। उसी तरीके से अगर हम कॉलम वाइज देखें एज ऑफ वाइफ, तो 30 to 40 में कितने फॉल करते हैं, 20 प्लस 8 28, ठीक है। उसी तरीके से 40 to 50 वाले में 26 प्लस 14 एंड लाइकवाइज। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमने फाइंड आउट करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द एजेस ऑफ हस्बैंड्स एंड वाइफ्स, ठीक है। तो अब हम पहले देखते हैं जो टेबल हमने बनाया था उसमें अब हम ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे इनपुट करेंगे और कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, आइए देखते हैं। आई होप आपने अपनी कॉपी में टेबल बना लिया होगा, ठीक है। चलिए, तो चलिए ये है हमारे पास टेबल, हमने पूरा फॉर्मेट बना रखा हुआ है और नीचे जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो टेबल हमने यहाँ पर बनाया है रेफरेंस के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस जो हमने पूरा टेबल ये डायग्राम बना रखी है इसके टॉप में लेफ्ट साइड पे एक पार्टीशन ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से। ये हमने क्यों पार्टीशन ड्रॉ की, क्योंकि यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे वेरिएबल एक्स और वाई की इंफॉर्मेशन को। कैसे, देखिए एक साइड पे हम लिखेंगे एज ऑफ हस्बैंड्स, जो कि हमने लिया है वेरिएबल एक्स, ठीक है। ये ईयर्स में गिवन है सारी इंफॉर्मेशन, ये है हमारा वेरिएबल एक्स, ठीक है। उसी तरीके से ऊपर हम लिखेंगे एज ऑफ वाइफ्स, ये भी ईयर्स में ही है और ये हमने वेरिएबल लिया है y, ठीक है। तो मतलब जहां हमने x लिखा उस साइड हमने x की इंफॉर्मेशन लेनी है और ऊपर हमने y वाली इंफॉर्मेशन लिखनी है, राइट। अब ये इंफॉर्मेशन हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखिए एज ऑफ हस्बैंड्स। तो उसके लिए हमने क्या लिखना है, सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास इंटरवल्स, जो हमें वेरिएबल की वैल्यूज गिवन है। अब क्लास इंटरवल्स के बाद हमें चाहिए होती हैं मिड वैल्यूज, तो हम नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे मिड वैल्यूज, ठीक है। मिड वैल्यूज के बाद हम लेते हैं डिविएशंस, और डिविएशंस को हमने यहाँ डिनोट करना है dx के साथ, राइट। और क्योंकि हम यहाँ स्टेप डिविएशन मेथड यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर dx डैश भी लेना पड़ेगा। तो इसलिए जब हम फॉर्मूला लिखेंगे ना फाइनल, तो वहां जहां जहां dx होगा वहां हम dx डैश लिखेंगे और जहां जहां dy होगा वहां dy डैश लिखेंगे, राइट। चलिए, ये हमने लिखा x के लिए, सिमिलर चीजें हमने लिखनी है वेरिएबल y के लिए। तो सबसे ऊपर हम लिखेंगे क्लास इंटरवल्स, उसके नीचे हम लिखेंगे मिड वैल्यूज, फिर हम लिखेंगे dy जो डिविएशंस हमने लेनी है, और फिर नेक्स्ट में लिखेंगे dy डैश, ठीक है। ये टाइटल्स हमने लिख लिए। अब हम इनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लिख लेंगे जो हमें जैसे क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए क्लास इंटरवल्स जो है हमें दोनों ही वेरिएबल्स के केस में सेम क्लास इंटरवल्स गिवन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं क्लास इंटरवल्स। क्या इंटरवल्स गिवन है, सबसे पहला है 30 to 40, देन वी हैव 40 to 50, देन 50 to 60 एंड 60 to 70, राइट। और सेम हमारा है y वेरिएबल के लिए, तो ऊपर भी हम सेम लिख लेते हैं। वी हैव 30 to 40, देन 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। अगर ये अलग अलग क्लास इंटरवल्स होते फिर हम पहले एक साइड कंप्लीट करते फिर हम दूसरे वेरिएबल पे जाते, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर क्योंकि सेम क्लास इंटरवल्स हैं, सिमिलर इंफॉर्मेशन होगी, इसीलिए हम साथ साथ जो जो सेम है वो साथ साथ लिखते जाएंगे, राइट। चलिए, अब इसके बाद हमें क्लास इंटरवल्स के बाद लिखनी है इनकी मिड वैल्यूज। तो मिड वैल्यूज क्या है, 30 और 40 के बीच में आता है 35, 40 और 50 के बीच में 45, देन 55 एंड लास्ट इज 65। सेम इज फॉर वेरिएबल y, तो हम ऊपर भी लिख लेते हैं। वी हैव 35,
45, 55 एंड 65। ठीक है, ये होगी मिड वैल्यूज। अब नेक्स्ट स्टेप में है डिविएशंस dx एंड dy। तो डिविएशन यूजुअली हम क्या लिखते हैं x माइनस एक्स बार, लेकिन यहाँ x की जगह हमारे पास है मिड वैल्यूज क्योंकि क्लास इंटरवल्स हैं, और x बार एक्चुअल मीन हम नहीं ले रहे हैं। हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, एज्यूम्ड मीन वाला, तो हम यहाँ पर एज्यूम्ड मीन ही लेंगे। तो यहाँ पर m माइनस ए हो जाएंगी हमारी डिविएशंस। ठीक है, तो हमें पहले एक एज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो मिड वैल्यूज अभी हमने कैलकुलेट की उनमें से हम एक एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। तो सपोज हम यहाँ पर लेते हैं 45 को एज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो ऊपर भी सिमिलर वैल्यूज हैं तो हम यहाँ भी 45 को ही एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। आप अलग अलग लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने फिलहाल सेम लिया ताकि हमारी वैल्यूज एक जैसी आ जाए। राइट, चलिए अब हम लिखते हैं डिविएशंस। तो डिविएशंस हमने क्या बोला, मिड वैल्यूज में से ये एज्यूम्ड मीन जो 45 लिया है ये माइनस करना है। तो x वाले केस में पहला क्या आ जाएगा, 35 माइनस 45, ये होता है -10। Then 45 minus 45, 0. 55 minus 45, 10. 65 minus 45, 20. और ऊपर भी सारा सेम है इसलिए यहाँ भी सेम वैल्यूज आएंगी। 35 minus 45, -10. 45 minus 45, 0. 55 minus 45, 10. And 65 minus 45, 20. राइट, चलिए अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, dx डैश। dx डैश हमें कैसे मिलता है, जो डिविएशंस ली हैं उसको हम डिवाइड करते हैं किसी कॉमन फैक्टर के साथ, है ना। कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो हमें dx डैश मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, देखिए 10-10 का गैप नजर आ रहा है तो हम 10 ही ले लेते हैं। आप इसे क्लास इंटरवल कह लो या कॉमन फैक्टर कह लो। ठीक है, तो -10 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा -1, 0 बाय 10 0, 10 बाय 10 1, 20 बाय 10 2। ऊपर भी सेम वैल्यूज आएंगी, -1 0, 10 by 10 1 and 20 by 10 is 2। ठीक है, तो ये दो चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम फिल करेंगे इसके बाद ये जो बीच वाला ये पूरा मैट्रिक्स बना हुआ है। ठीक है, ये कैसे फिल करना है, देखिए इसके हम इंडिविजुअल सेल आपको बताते हैं किस तरीके से फिल करना है। देखिए सपोज हम ये ले लेते हैं एक सेल, इसमें हमने क्या करना है, 3 वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, एक सेंटर में वैल्यू पुट करनी है, एक हमने करनी है टॉप में लेफ्ट साइड और बॉटम में राइट साइड। ठीक है, तो हमने ये सेंटर में जितने भी सेल्स हैं उसमें हमने 3 वैल्यूज इनपुट करनी है इस तरीके से। ठीक है, अब वो कैसे इनपुट करनी है चलिए हम लिख लेते हैं ताकि आपको भी याद रहे और आप भी ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, हर एक सेल के लिए हम लिख रहे हैं कि जो मिडल वैल्यू होगी, मिडल वैल्यू मतलब ये सेंटर वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, मिडल वैल्यू हमने लिखनी है जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है। राइट, उसके बाद हम लिखते हैं अपर, ऊपर वाली साइड पे ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर शॉर्ट में लिख देते हैं। यहाँ पर हमारी वैल्यूज आएंगी कॉरेस्पॉन्डिंग dx डैश इंटू dy डैश वैल्यूज। ठीक है, ये आप नोट कर लो। अब ये करना कैसे फिर हम बताएंगे। उसके बाद ये नीचे वाली साइड राइट साइड पे ये जो बॉटम में है मतलब लोअर राइट हैंड कॉर्नर में हमने क्या चीज वैल्यूज डालनी है, कॉरेस्पॉन्डिंग f इंटू डी एक्स डैश डी वाई डैश। ऊपर लिखा है डी एक्स डैश डी वाई डैश, उसी को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है तो हमें ये राइट साइड वाली बॉटम की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब कैसे करना है देखिए, सबसे पहले हम फिल करते हैं सेंटर वाली वैल्यूज। राइट, सेंटर वाली वैल्यूज हमने क्या बोला, कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, यही बोला ना। तो फ्रीक्वेंसीज हमें कहाँ से मिलेंगी, ये देखिए ये क्वेश्चन में जो टेबल गिवन है ना, ये जो सेंटर में पूरा मैट्रिक्स बना हुआ है इसको हमने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं। तो फ्रीक्वेंसीज कैसे लिखेंगे, सबसे पहले वाला सेल है उसमें है 20, नेक्स्ट में है 26, उसके बाद है डैश डैश। ठीक है, नेक्स्ट रो में हमारे पास है 8, देन 14, उसके बाद है 37 और डैश। फिर नेक्स्ट में है डैश 4, 18 एंड 3, और फिर लास्ट में हमारे पास है डैश डैश देन 4 एंड 6। हो गया कॉपी पेस्ट, सेंटर की वैल्यूज मिल गई। अब हमने लिखनी है अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में कॉरेस्पॉन्डिंग dx डैश इंटू dy डैश। अब ये हमें कहाँ से मिलेगा, देखिए dx डैश है ये वाला कॉलम और dy डैश है ये वाली रो।
राइट। तो हमने जिस सेल के लिए वैल्यू लिखनी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो dx डैश और dy डैश है उनको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहली वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास है, अगर 20 वाला सेल देखें तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है dx डैश और यहाँ है dy डैश, राइट। तो -1 इंटू -1 इज +1। अगर हम नेक्स्ट में चलें 26 वाला सेल, तो 26 वाले सेल में हमारे पास जो dx डैश है वो ये है, सेम रो है, और ऊपर ये dy डैश है, तो -1 इंटू 0 इज 0। अब नेक्स्ट आगे डैश डैश है ना, तो हमें यहाँ कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है, राइट। हो गया ये फर्स्ट रो। इसी तरीके से हम करेंगे सेकेंड रो के लिए। तो सेकेंड रो के लिए अगर हम 8 वाला सेल देखें तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये dx डैश है, ऊपर dy डैश है, तो 0 इंटू -1 इज 0। नेक्स्ट में आ जाए 14 वाले में, तो सेम ये है 0 और ऊपर 0, 0 इंटू 0 इज 0। फिर नेक्स्ट 37 वाले में अगेन 0 है और ऊपर 1 है, 0 इंटू 1 इज 0, और फिर डैश है, इधर हमें कुछ फिल नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया। इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ रो में हम करेंगे। तो थर्ड रो अगर हम देखें तो वहां पर पहला तो डैश है, यहाँ कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट है 4, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये 1 और ऊपर 0, 1 इंटू 0 इज 0। फिर उसके बाद नेक्स्ट 18 है, तो यहाँ पर 1 है और ऊपर भी 1 है, 1 इंटू 1 इज 1। और फिर 3 वाले में इधर 1 है, ऊपर 2 है, 1 2 ज़ा 2, राइट। चलिए अब रहेगी हमारी ये लास्ट रो। तो लास्ट रो में पहले दो में डैश डैश है, वहां कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आता है 4, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग dx डैश है 2 और ऊपर है 1, 2 1 ज़ा 2। और लास्ट में है 6, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगेन यहाँ पर 2 है और dy डैश में भी 2 है, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये होगी हमारी कौन सी इंफॉर्मेशन, लेफ्ट हैंड कॉर्नर वाली, राइट। अब नेक्स्ट हमें फिल करना है बॉटम वाला राइट हैंड कॉर्नर। तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, वहां पर लिखा है कॉरेस्पॉन्डिंग f इंटू डी एक्स डैश डी वाई डैश। तो ये जो अभी हमने लेफ्ट साइड लिखा वो डी एक्स डैश डी वाई डैश था, और जो सेंटर में है वो फ्रीक्वेंसी है। तो मतलब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें f इंटू डी एक्स डैश डी वाई डैश मिल जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ क्या करेंगे, हर एक में जो भी हमने दो दो वैल्यूज हर एक सेल में लिखी हैं, सिंपली उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये लोअर साइड वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले में क्या आ जाएगा, 20 इंटू 1 इज 20, देन 26 इंटू 0 इज 0, फिर आगे डैश डैश है। नेक्स्ट आइए नीचे, 8 इंटू 0 इज 0, 14 इंटू 0 0, 37 इंटू 0 0, नेक्स्ट में है डैश। फिर नेक्स्ट रो में पहला डैश, नेक्स्ट में 4 इंटू 0 0, 18 1 ज़ा 18 एंड 3 2 ज़ा 6, राइट। फिर उसके बाद अगेन दो डैश हैं, नेक्स्ट में आ गया 4 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8 एंड 6 4 ज़ा 24। आई होप दिस इज क्लियर। बिल्कुल सिंपल है ना। तो देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट आगे कैलकुलेशन सारी इजी है, बस आपको ये कुछ स्टेप्स याद रखने हैं, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। अब हमारे पास रह गए हैं लास्ट में एक ये वाला पोर्शन और ये नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। तो पहले हम साइड वाला पोर्शन कंप्लीट करते हैं, उसी से मिलता जुलता नीचे वाला पोर्शन भी होगा, ठीक है। अब पहले तो हम देखते हैं कि ऊपर इसमें हेडिंग्स क्या आएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फिर हम करेंगे फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई dx डैश के साथ, जो जो हमें फॉर्मूले में चाहिए वो सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ पर अब, ठीक है। फिर f dx डैश के बाद हमें इनका स्क्वायर भी चाहिए, अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो f इंटू डी एक्स डैश का स्क्वायर भी चाहिए। अब उसके बाद लास्ट में हमें चाहिए f इंटू डी एक्स डैश इंटू डी वाई डैश, ठीक है। सिमिलरली अगर हम नीचे वाला पोर्शन देखें तो यहाँ पर अब y वाली टर्म्स चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ भी आएगी फ्रीक्वेंसी, उसके बाद f इंटू डी वाई डैश, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर, डी वाई डैश का स्क्वायर, और लास्ट में f इंटू डी एक्स डैश इंटू डी वाई डैश, ठीक है। ये सारी चीजें अब हमें चाहिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम x वाली साइड कंप्लीट करते हैं। तो हमने अभी क्या कहा था, अगर हमें फ्रीक्वेंसीज लिखनी है तो फ्रीक्वेंसीज हमने क्या कहा था, ये जो सेंटर वाला पोर्शन है ना मैट्रिक्स जो हमें क्वेश्चन में भी गिवन है, वो हमें फ्रीक्वेंसीज बताता है। तो अगर हम पहला क्लास इंटरवल लें x वाली साइड पे 30 to 40, तो उसके लिए टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 प्लस 26 है ना। आगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इन दो को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इन दोनों को टोटल करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 46। तो ये आ जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी इस
पहले वाले क्लास इंटरवल के लिए, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट में जाएंगे तो हमारे पास 40 टू 50 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये 8 है, 14 है और 37 है। तो इन सबको टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगी सेकेंड वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी। इनको टोटल करके आता है 59, राइट। नेक्स्ट में आओगे तो 4, 18 और 3 को ऐड करना है, तो ये टोटल आ जाता है 25, ठीक है। और लास्ट में 4 + 6 10। ये आ गई फ्रीक्वेंसीज, राइट। उसके बाद अब इन फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करना है dx डैश के साथ। तो हमारा dx डैश कहाँ पर है, ये जो अगर हम सबसे पहले जो हमने पोर्शन फिल किया था, अगर हम उसको देखें तो ये था dx डैश, है ना। तो हमने कॉरेस्पॉन्डिंगली फ्रीक्वेंसी और dx डैश वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते जाना है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, 46 इंटू -1 -46, 59 इंटू 0 0, 25 इंटू 1 25 एंड 10 इंटू 2 इज 20। सिंपल हो गया एफ डी एक्स डैश। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एफ इंटू डी एक्स डैश का स्क्वायर। तो अब हमारे पास f इंटू डी एक्स डैश तो आ गया है, इसी को दोबारा से डी एक्स डैश के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी, है ना। सिंपली क्या करेंगे, f इंटू डी एक्स डैश को मल्टीप्लाई करेंगे ये डी एक्स डैश वाली वैल्यूज के साथ। तो -46 इंटू -1 46, 0 इंटू 0 0, 25 इंटू 1 25, 20 इंटू 2 इज 40। सिंपल। चलिए अब लास्ट रह गया f इंटू डी एक्स डैश इंटू डी वाई डैश। तो ये हम पहले कर चुके हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। कहाँ पर किया है हमने ये, देखिए ये जो भी हमने राइट हैंड साइड पे ये नीचे लिखी थी ना वैल्यूज, ये कौन सी थी, f इंटू डी एक्स डैश डी वाई डैश की वैल्यूज, राइट। तो इन्हीं को अगर हम ऐड करते जाएंगे तो हमें उस पर्टिकुलर रो के लिए वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 + 0 इज 20। नेक्स्ट में हमारे पास है सारे जीरो हैं बॉटम पे, ठीक है। तो ये 0 + 0 + 0 इज 0। नेक्स्ट में देखिए वी हैव 18 एंड 6, तो 18 + 6 24 और लास्ट में वी हैव 8 + 24, तो दिस इज 32। क्लियर, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट नीचे वाला पोर्शन जो रह गया है 4 रोज। तो यहाँ पर भी सेम तरीके से हमें करना है। तो अगर आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी जो हमने अभी तक की, तो आप ये इजीली फिल कर सकते हो। सबसे पहले है फ्रीक्वेंसी वाली रो। तो सिंपल क्या करना है, इसकी ये जो सेंटर में वैल्यूज हैं 20 + 8 28, ये आ गई इसकी फ्रीक्वेंसी टोटल। फिर नेक्स्ट में 26 + 14 + 4, तो इसको टोटल करोगे 44। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट में 37 + 18 + 4 59 और फिर लास्ट में 3 + 6 9। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट अब क्या करना है, f इंटू डी वाई डैश। तो फ्रीक्वेंसीज तो हमने कर ली कैलकुलेट, उनको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, डी वाई डैश के साथ। तो डी वाई डैश हमारा कहाँ पर है, ये जो ऊपर है यहाँ पर, ठीक है। तो इनके साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, 28 इंटू -1 -28, 44 इंटू 0 0, 59 इंटू 1 59 एंड 9 इंटू 2 18। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट अब क्या करना है, एफ डी वाई डैश का स्क्वायर। तो जब एफ डी वाई डैश हमारे पास आ गया, इसको दोबारा डी वाई डैश से ही करोगे तो आपको डी वाई डैश स्क्वायर वाली टर्म मिल जाएगी, है ना, सिंपल। तो चलिए करते जाइए मल्टीप्लाई। हमारे पास है -28 इंटू -1 इज 28, 0 इंटू 0 0, 59 इंटू 1 59 एंड 18 2 ज़ 36। ठीक है, ये आ गया एफ डी वाई डैश का स्क्वायर। और लास्ट अब हमारे पास है एफ इंटू डी एक्स डैश डी वाई डैश। तो उसके लिए क्या करना है, यही जो लोअर वाली वैल्यूज हैं उनको ऐड करना है। पहले हमने रो वाइज ऐड किया था, अब हमें कॉलम वाइज ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें 20 + 0, नेक्स्ट में आ जाएगा ये 0 0 0, इसी तरीके से बाकियों में भी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 20 + 0 20, नेक्स्ट में वी हैव 0 0 0, तो टोटल 0। नेक्स्ट में वी हैव 0 + 18 + 8, ये आ गया 26 और लास्ट में है 6 + 24, ये आ गया 30। तो ये हो गया हमारा सारा जो कैलकुलेशंस हमें टेबल में करनी थी, फिलहाल वो हो गई हैं। अब कुछ कैलकुलेशंस इसमें बाकी हैं, वो कौन सी,
हमने फ्रीक्वेंसी एफ डी एक्स डैश फिर एफ इंटू डी एक्स डैश का स्क्वायर ये सब कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अब हमें इनके समेशंस भी चाहिए। अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इन सब के लेने हैं अब समेशंस, इनको ऐड करना है। ठीक है, तो कैसे ऐड करेंगे, चलिए सबसे पहले हम लेते हैं x वाली साइड। तो यहाँ x वाली साइड अगर आप देखोगे तो हम अगर लिखें समेशन ऑफ f इज इक्वल टू, देखिए 46 प्लस 59 प्लस 25 प्लस 10, ये टोटल आता है 140। तो अगर आप y वाली साइड भी देखोगे ना तो 28 प्लस 44 प्लस 59 प्लस 9 भी 140 ही आएगा। ठीक है, ये सेम आने चाहिए, राइट। तो ये आ गई हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी, ये होगी कैलकुलेशन। नेक्स्ट कैलकुलेशन हमें किसकी करनी है, चलिए हम यहाँ पर थोड़ा पार्टीशन बना ही लेते हैं, उसके बाद इस तरीके से। ठीक है, ये हमें सबके टोटल करने हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास आएगा समेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स डैश। अगर आप इसको टोटल करोगे -26 प्लस 25 प्लस 20 समेशन एफ डी एक्स डैश इज इक्वल टू, ये आता है -1। ठीक है, फिर नेक्स्ट है समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर। इनको टोटल करोगे अगर 46 प्लस 0 प्लस 25 प्लस 40, ये आता है 111। ठीक है, 111। और लास्ट में समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश डी वाई डैश, इनको टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 20 प्लस 0 प्लस 24 प्लस 32, ये आता है 76, राइट। चलिए इसी तरीके से अब हमें y वाली वैल्यूज को भी टोटल करना है। तो ये क्या आ जाएगा, सबसे पहले समेशन ऑफ एफ डी वाई डैश, इसको टोटल करोगे -28 प्लस 59 प्लस 18, ये आता है 49। उसके बाद आता है समेशन ऑफ एफ डी वाई डैश का स्क्वायर, 28 प्लस 0 प्लस 59 प्लस 36, ये आता है 123। और लास्ट में समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश डी वाई डैश, तो 20 प्लस 0 प्लस 26 प्लस 30, ये आता है 76। तो ऊपर और नीचे x और y दोनों की वैल्यूज ये वाली सेम आनी चाहिए। अगर इसमें कुछ डिफरेंस आता है इसका मतलब आपने कैलकुलेशंस में कहीं पर गड़बड़ की है। ठीक है, ये लास्ट वाली जो वैल्यू है दोनों जगह सेम आनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये होगी हमारी टेबल की सारी कैलकुलेशंस। ठीक है, अब हमने सिंपली क्या करना है, ये जो समेशंस निकाले हैं जहां जहां फॉर्मूले में जिस जिसकी रिक्वायरमेंट है बस वहां वहां आपने ये वैल्यूज पुट करते जाना है और फाइनल कैलकुलेशन कर लेनी है। ठीक है, तो आइए अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं ये सारी वैल्यूज। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला R इज इक्वल टू n समेशन ऑफ f इंटू डी एक्स डी वाई, अब क्योंकि स्टेप डिविएशन है तो हमने डैश लगाना है, माइनस समेशन ऑफ f इंटू डी एक्स डैश into summation of f dy dash whole divided by square root of, दो टर्म्स बननी है, एक टर्म बनेगी n समेशन ऑफ f dx डैश का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ f dx डैश होल स्क्वायर। ये अभी हमने सब कैलकुलेशंस की हैं। फिर दूसरी टर्म n इंटू समेशन ऑफ f dy डैश का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ f dy डैश होल स्क्वायर। तो हमने पहले डैश इसलिए नहीं लगाए थे ताकि बहुत ज्यादा समझने में कंफ्यूजन ना हो, तो सिंपली आपने क्या करना है dx dy ये सब लगा के डैश डैश लगा देना है। ठीक है, अब हम इसमें करते हैं वैल्यूज पुट। तो वैल्यूज पुट करके हमारे पास n कितना था 140, n होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो 140 इंटू ये समेशन आया था 76 माइनस समेशन एफ डी एक्स डैश आया था -1, आप चेक कर लीजिए वैल्यूज, और ये है 49 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n था हमारा 140 और एफ डी एक्स डैश स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी का टोटल आया था 111 माइनस ये था -1 का स्क्वायर, और उसके बाद ये लास्ट टर्म हमारे पास आ गई 140 इंटू 123 माइनस 49 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस अब आपने इसको पूरा सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करने पर आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 0.704। आई होप दिस इज क्लियर। तो आप फटाफट से अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेशंस कीजिए और यहाँ से वैल्यू मैच कर लीजिए। ठीक है, अब हमने इसको इंटरप्रेट करना है। तो हमने क्या कहा था कि अगर
0.5 से लेकर लेस देन 0.75 तक आती है तो वो मॉडरेट कोरिलेशन होता है, ठीक है। और क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आई है तो इसलिए हम बोलेंगे मॉडरेट डिग्री ऑफ, कैसे करेंगे इंटरप्रिटेशन, मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। और आपने साथ में मेंशन कर देना है कि सिंस दिस इज ग्रेटर देन 0.5 बट लेस देन 0.75, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि आप कौन सी वाली कैटेगराइजेशन कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से आपको ग्रुप्ड डेटा के केस में टेबल बना के कैलकुलेशंस करनी है। तो अगर आपको इसमें कहीं कोई भी डाउट आता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। तो इसी के साथ हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई विल टेक योर लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।